हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो गाइज, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इन दिनों पर टैलेंट मैनेजमेंट की। और यूनिट थर्ड के ऊपर हम आ चुके हैं। यूनिट फर्स्ट और सेकंड का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है, अगर आप लोग चाहो तो देख सकते हो जा करके। तो दोस्तों, टैलेंट मैनेजमेंट के यूनिट थर्ड के ऊपर हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। हालांकि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस को मैं कई बार आप लोगों के साथ में बता चुका हूँ कि क्या प्रोसेस होता है, और टैलेंट मैनेजमेंट में हम लोगों ने पहले भी इस प्रोसेस को देखा था। तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सब चीज़ें आपको पता है। रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द कैपेबल एम्प्लॉयज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप जो भी एक तरीके का क्राइटेरिया सेट करते हो कि मुझे इस तरीके के कैंडिडेट चाहिए, इतनी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कैंडिडेट के पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये एबिलिटीज़ होनी चाहिए, ये स्किल्स होनी चाहिए। तो वो अगर क्राइटेरिया कंप्लीट करता है कैंडिडेट, तो उसको उन सभी कैंडिडेट्स को आपको क्या करना है, अट्रैक्ट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ठीक है, तो यही क्या है, रिक्रूटमेंट है। यानी कि अट्रैक्टिंग प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द कैपेबल एम्प्लॉयज़, यानी कि जो केवल योग्य एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन तक केवल खींच के लाने का काम क्या होता है, रिक्रूटमेंट। ठीक है, उसके बाद का सिलेक्शन प्रोसेस होता है। जबकि हम सिलेक्शन प्रोसेस में जब भी हम जाते हैं तो बात करते हैं कि किस तरीके से हम जो भी हमारे पास में कैंडिडेट्स आए हुए हैं, जितने भी कैपेबल कैंडिडेट्स हैं, उन सभी कैपेबल कैंडिडेट्स को हम किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि कौन सा हम इंटरव्यू का क्या प्रोसेस रहेगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, रेफरेंस चेक करेंगे, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे, तब जाकर के कैंडिडेट सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस रिक्रूटमेंट के बाद का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई हैं कि सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, कि इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, जिसमें प्रमोशन, ट्रांसफ़र, डिमोशन, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को फिर से चांस दिया जाता है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर अंदर के ही बंदों को क्या किया जाता है कि उन लोगों से रेफरेंस मांगा जाता है। तो अगर वो लोग रेफरेंस दे देते हैं तो उनके बंदों को हायर कर लिया जाता है। तो ये सभी इंटरनल सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के। जबकि एक्सटर्नल सोर्सेज में हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा नौकरी, शाइन, मॉन्स्टर, ये सभी जो भी जॉब पोर्टल्स हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा जो आपका लिंक्डइन हो गया, एडवर्टीजमेंट करते हो उन सभी चीज़ों के ऊपर, कैंपस रिक्रूटमेंट करते हो, तो ये सभी एक्सटर्नल सोर्सेज हो गए। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि ये सभी चीज़ें ऑलरेडी मैंने अभी यूनिट वन के अंदर ही कर करके रखी हुई है। ठीक है, तो आप सभी देख लो जा करके। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसका स्कोप क्या है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का स्कोप क्या है। तो इससे हम क्या करते हैं, जॉब को एनालिसिस करते हैं। यानी कि स्कोप क्या है कि हमको जॉब एनालिसिस का मतलब मैंने बताया था ना, कि जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हम जॉब को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि यानी कि क्या क्या मतलब क्या किस चीज़ के बारे में जॉब है, यानी जॉब के अंदर क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगे, क्या क्या काम करना होगा। तो जॉब एनालिसिस का मतलब यही होता है कि पूरी आपको सब चीज़ जॉब के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके की जॉब है, कितना क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और क्या काम रहेगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, जॉब एनालिसिस। देन इसके अलावा इसका क्या स्कोप होता है, रिक्रूटमेंट की प्लानिंग में, सोर्सिंग कैंडिडेट्स, यानी कैंडिडेट्स को सोर्स करने में। ठीक है, और कैंडिडेट्स को स्क्रीन करने में। देन इसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस भी होता है इसका स्कोप। ठीक है, देन रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करना, ऑफर लेटर देना, निगोशिएशन करना, ऑन बोर्डिंग करना, कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंटेशन करना, इवेल्युएशन एंड फीडबैक प्रोवाइड करना, ये सभी इसका क्या होता है, स्कोप होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, असेसमेंट सेंटर्स आर यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरीके से ऐसे आप ऐसे मान लो कि असेसमेंट सेंटर्स क्या मतलब होता है कि यानी कि जो भी आपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया है, तो उसमें से जो भी कैंडिडेट्स आए हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से असेसमेंट करना, यानी उनको देखना, जांच पड़ताल करना, यानी देखना कि वो कैपेबल एम्प्लॉयज़ हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट हैं कि नहीं है। तो ये एक तरीके का टेस्ट होता है। असेसमेंट सेंटर क्या होता है, एक तरीके से इट्स लाइक अ टेस्ट वेयर यू डू एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द जॉब सच एज ग्रुप डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। ठीक है, इस तरीके से आप कैंडिडेट की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को देख सकते हो, ग्रुप में वो कितना ज़्यादा एक्टिव है, यानी कि उसके पास में टीम के साथ में काम करने की जो भी एबिलिटी होती है वो कितनी अच्छी है ना, टीम प्लेयर है वो कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करते हो। तो इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन सी हाउ वेल यू कैन परफॉर्म। तो इससे ऑर्गेनाइजेशंस जो भी होती हैं असेसमेंट सेंटर की हेल्प से क्या करती हैं कि कैंडिडेट कैसा परफॉर्म कर पाएगा इन रियल वर्क सिचुएशन। तो असेसमेंट सेंटर्स आर यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू evaluate candidates competencies, skills and suitability for
स्पेसिफिक रोल थ्रू द सीरीज ऑफ स्टिमुलेटेड एक्सरसाइजेस टेस्ट एंड एक्टिविटीज़। इस तरीके से यानी कि कैंडिडेट्स के अलग अलग टेस्ट लिए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है, उससे फेस टू फेस पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, तब जा करके कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि हमको चेक करना होता है कि जो कैंडिडेट है वो बेस्ट फिट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर नहीं है। तो यहाँ पर देखो कि हेयर आर द सम की यूजेस ऑफ असेसमेंट सेंटर, कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है। सिलेक्शन एंड हायरिंग में यूज़ होता है, ये तो आपको पता है। देन टैलेंट को आइडेंटिफाई करने में, उसको डेवलपमेंट करने में, ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस, यानी कि हमको किस तरीके के, मान लो कि हमारे पास में बहुत सारे वर्कर्स हैं, उन सभी वर्कर्स में से हम असेसमेंट सेंटर का यूज़ करते हैं जिससे कि हम उनका डेवलपमेंट कर सकें, है ना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें और फ्यूचर के लिए उनको तैयार कर सकें ऐसा मैनेजर, ठीक है। देन इसके बाद में प्रमोशन एंड करियर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, ये सभी जो भी काम होते हैं यानी असेसमेंट सेंटर के एक तरीके से अंडर में ही आते हैं। तो ट्रेनिंग देने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, करियर डेवलपमेंट के लिए भी असेसमेंट सेंटर्स का यूज़ होता है, परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए भी असेसमेंट सेंटर्स का यूज़ होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कि सिलेक्शन एरर्स। जैसा कि यहाँ से पर नेम से ही क्लियर है कि सिलेक्शन एरर्स, सिलेक्शन एरर्स का क्या मतलब हो गया कि ऐसे मिस्टेक्स जो भी सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान हो जाते हैं और कैंडिडेट्स जो भी रॉन्ग कैंडिडेट हो जाता है वो हायर्ड हो जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सिलेक्शन एरर बोल रहे हैं। तो सिलेक्शन एरर का सिंपली मतलब क्या है कि ऐसी मिस्टेक्स यानी कि मेड बाय द ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस के दौरान पे ऐसी मिस्टेक्स कुछ हो जाना जिसकी वजह से जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि रॉन्ग कैंडिडेट, रॉन्ग पर्सन जो होता है वो जॉब के लिए हायर्ड हो जाता है। अब जब आपने बंदे को बुला लिया, उसको हायर कर लिया, तो 2-4 दिन बाद तो आप उससे कह नहीं दोगे कि जाओ, हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं, इस तरीके से तो कहोगे नहीं ना। तो यानी कि दीज एरर्स कैन हैपन कि व्हेन बायर्स लाइक फोकसिंग टू मच ऑन वन ट्रेट और स्टेरियोटाइप, यानी कि देखो ये सभी जो भी रिजल्ट होता है ना, जो ये सभी सिलेक्शन एरर्स कब होते हैं, जब या तो हम किसी एक पर्सन की तरफ बहुत बायस्ड हो जाते हैं, किसी को हमने देखा, अगर वो देखने में एकदम उसकी पर्सनैलिटी अच्छी, तो हमने उसको देख करके क्या किया, अंदाजा लगा लिया, अच्छा हाँ ये तो अच्छा काम कर ही लेगा, ठीक है, बिना उसकी जांच पड़ताल करे हुए ऐसा हमने मान लिया। तो ये सभी रिजल्ट इस तरीके से होते हैं, या तो हम उसकी बहुत ही कोई एक ट्रेड के ऊपर कोई अच्छा किसी चीज़ में अच्छा है तो केवल उसकी अच्छाई देखते चले जाते हैं, बाकी सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को हटा रहे हैं। और अगर मान लो कि अगर कोई भी एक कैंडिडेट है वो हर एक फील्ड में अच्छा है, अगर हमने उसकी बुराई पकड़ ली तो उसी से हम चिपक करके बैठ गए, तो उससे भी क्या हो जाता है कि अच्छा कैंडिडेट है तो वो चला गया, यानी कि उसको आपने भगा दिया। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो देखो फॉल्स पॉजिटिव्स, सिलेक्शन एरर्स के अंदर क्या आता है, फॉल्स पॉजिटिव। ये किसकी एरर होती है कि जब आपके पास में कोई भी, देखो क्या लिखा है कि हायरिंग कैंडिडेट्स हु अपीयर्स वेल क्वालिफाइड ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस बट लेटर प्रूव्स टू बी अनसुटेबल फॉर द जॉब, यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स जो भी आपको देखने में क्या लगते हैं कि हाँ वो तो काम कर ही लेंगे, वेल क्वालिफाइड हैं, वेल देखने में एकदम मेंटेन्ड है, अगर आप उनको देख करके केवल ऐसे ही अंदाज़ा लगा करके हायर कर लोगे और बाद में पता चला कि वो सुटेबल नहीं है उस जॉब के लिए, ठीक है, तो फॉल्स पॉजिटिव का ये मतलब हो गया। अब फॉल्स निगेटिव्स का मतलब इसका जस्ट उल्टा होता है कि देखने में तो पहले हम कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो कि देखने में हम ऐसे कभी सोच लेते हैं ना कि अरे ये क्या कर पाएगा, लेकिन वो कई बार क्या होता है कि ये क्या कर पाएगा लेकिन वो बहुत कुछ कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि फॉल्स निगेटिव्स होता है, यानी कि जो सही कैंडिडेट होता है उसको हम भगा देते हैं। तो ये चीज़ हो गया फॉल्स निगेटिव्स। देन हालो इफेक्ट क्या होता है, हालो इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि बीइंग ओवरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस इफेक्ट के अंदर क्या हो जाता है कि केवल एक पॉजिटिव इफेक्ट को हमने देखा कि मान लो उसकी अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है, तो इस चीज़ को हम देख करके बहुत खुश हो गए कि चलो हाँ ये तो क्वालिफिकेशन अच्छी, बाकी स्किल्स को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया और उसको हायर कर लिया, तो वो रॉन्ग पर्सन आ जाता है हमारी कंपनी के अंदर। देन हॉर्न इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि हमने कोई निगेटिव ट्रेट के ऊपर देख लिया, मान लो कि देखा कि अरे उसके पास में तो ये क्वालिफिकेशन ही नहीं है बट अदर स्किल्स हैं, तो हमने उसको भगा दिया कि नहीं तुम हमारी कंपनी के लिए सुटेबल नहीं हो, इस तरीके से हमने उसको भगा दिया। तो ये क्या हो गया, हॉर्न इफेक्ट, यानी कि एक अच्छा एम्प्लॉय जो सब कुछ काम जानता था उसको हमने क्या कर दिया, भगा दिया, तो ये हो गया हॉर्न इफेक्ट। देन
निगलेक्टेड टू द जॉब रिक्वायरमेंट्स, हमने जॉब रिक्वायरमेंट्स ही नहीं देखे कि यानी कि जॉब को सही तरीके से एनालाइज ही नहीं किया कि जॉब के अंदर करना क्या होगा, यानी जॉब को हमने प्रॉपर तरीके से देखा ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स नहीं समझी, तो उससे उसकी वजह से भी रॉन्ग कैंडिडेट हायर हो गया। देन फर्स्ट इंप्रेशन बायस्ड, हमने उसको फर्स्ट तरीके से देख करके बायस्ड हो गए, या फिर पुअर कम्युनिकेशन, इन सभी वजहों से क्या होता है, रॉन्ग कैंडिडेट हायर्ड हो जाते हैं कंपनी के अंदर। देन इसके बाद में यहाँ पर क्या है कि टू मिनिमाइज सिलेक्शन एरर्स ऑर्गेनाइजेशन कैन इंप्लीमेंट सर्वल स्ट्रेटजीज। तो इस तरीके से कौन कौन सी स्ट्रेटजीज कर सकते हैं, जो भी कंपनियां हो सकती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती हैं, क्लियरली डिफाइन व्हाट नीड फॉर द जॉब, यानी प्रॉपर जॉब एनालिसिस करो, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस विथ मल्टीपल असेसमेंट मेथड, यानी कि बार बार उसकी जांच करो, मल्टीपल का मतलब कि बार बार उसका इंटरव्यू लो या अलग अलग तरीके से उसको जांचने पड़तालने की कोशिश करो कि सही कैंडिडेट है कि नहीं। उसके बाद में यानी उसके उनको इंटरव्यू बार बार लो, ठीक है, ये सभी चीज़ें हो गई। देन उसके बाद में कि हैव मोर देन वन पर्सन इवेलुएट कैंडिडेट्स, यानी कि केवल एक एचआर नहीं यहाँ पर, यानी कि पैनल डिस्कशन जो होगा वो डिसीजन लेगा कि ये सही कैंडिडेट है कि नहीं है। तो इस तरीके से हो गया। यूज टेस्ट एंड असेसमेंट टू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर रिटन टेस्ट वगैरह भी ले करके देख रहे हैं कि वो सही तरीके से फिट है कि नहीं, अलग अलग यानी कि प्रोसेस के थ्रू हम देख रहे हैं कि वो सही कैंडिडेट है या नहीं। देन इसके बाद में कीपिंग इवेलुएटिंग एंड इम्प्रूविंग हायरिंग प्रोसेस ओवर टाइम, तो अपने हायरिंग प्रोसेस को भी क्या करना, अपडेट करते रहना, अप टू डेट रखना। तो ये हो गया। अब रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी की बात आती तो उसको छोड़ते हैं फिलहाल। देन अब इसके बाद में यहाँ पर देखो चूजिंग सुटेबल टाइप ऑफ इंटरव्यू, तो हमने यहाँ पर इंटरव्यू की बात करी थी। इंटरव्यू कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रेडिशनल, टेलीफोनिक, पैनल, इंफॉर्मेशनल, है ना। देन इसके अलावा मील इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, वीडियो इंटरव्यू, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, तो ये सभी क्या है कि अलग अलग इंटरव्यू के टाइप्स हैं, यानी कि चूजिंग सुटेबल टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, जब हमको जिस भी तरीके का इंटरव्यू की ज़रूरत होती है तो उस तरीके से हम देख लेते हैं, उस तरीके से हम चूज़ कर लेते हैं। अब देखो रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी फॉर द सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स, तो इसका क्या मतलब हुआ। अब रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी यानी कि अगर हमको सीनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव्स की हायरिंग करनी है तो हमको उस तरीके का अपना हायरिंग प्रोसेस को भी रखना होगा, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि क्रिएटिंग अ रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी फॉर सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स इन्वॉल्व्स प्लान टू अट्रैक्ट एंड हायर टू टॉप टीयर टैलेंट, यानी कि हमारे पास में भी उस तरीके का टैलेंट होना चाहिए सीनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव्स को हायर करने के लिए। तो ये चीज़ है। तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ों को देखते हैं कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई नीड्स, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स क्या है इसको देखते हैं। देन एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, हम अपनी कंपनी के बारे में ब्रांडिंग करते हैं, यानी कि अपने क्या विज़न है, क्या मिशन है कंपनी का, ये सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं, ठीक है। देन नेटवर्किंग, एग्जीक्यूटिव रेफरल्स, ठीक है, नेटवर्किंग करते हैं। देन एग्जीक्यूटिव रेफरल्स, यानी कि जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव रेफरल्स होते हैं ना, इसका मतलब क्या होगा कि जो टॉप लेवल के लोग हैं हमारी कंपनी के अंदर, उन लोगों से हम रेफरेंस मांगते हैं कि आपकी नज़र में कोई अच्छा बंदा हो तो बताओ। तो यानी कि अगर उनके नज़र में होता है तो वो बताते हैं और हम उनको हायर कर लेते हैं। देन इसके अलावा यहाँ पर क्या है, कम्पिटिटिव कंपनसेशन, ये सभी चीज़ें हैं जो कि रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी, यानी कि कंपनसेशन उसको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स को हायर करने के लिए के दौरान पर ली जाती हैं। तो अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्या टॉपिक है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट। अब यहाँ पर इंगेजमेंट का क्या मतलब हुआ, इंगेजमेंट का सिंपली मतलब हुआ कि जब हम एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, उसकी इंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो भी एम्प्लॉय है वो अपने काम को करने के दौरान में खूब, यानी कि एकदम अपना 100% दे, ठीक है। अपने काम को करने के दौरान में एम्प्लॉयज़ जो भी हो वो हैप्पी हो, मोटिवेटेड हो, कमिटेड टू देयर वर्क and the organization, ठीक है। they feel valued, enjoyed their jobs and put efforts into their works because they care about what they do, यानी कि जो भी वो कर रहे हैं उसको वो अच्छी तरीके से करें, अपना 100% दें और वो हैप्पी हो, मोटिवेटेड हो और ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव करने में हेल्प करें, ठीक है। तो इंगेज्ड एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या होगा कि दे आर मोटिवेटेड, इंथुजियास्टिक एंड इन्वेस्टेड इन कंट्रीब्यूटिंग टू द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे गो अबव एंड बियॉन्ड देयर जॉब, यानी कि वो अपनी जॉब के पार भी, यानी कि अपनी जॉब जो भी है उसको तो करें, इसके अलावा भी वो कुछ अलग से एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करें, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अलग भी कुछ परफॉर्म करें जिससे कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें।
ठीक है, तो ये हो गया। देन अब इसके बाद में यहाँ पर क्या है कि प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट, हम किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे इंगेज रख सकते हैं। तो इसमें देखो क्या आता है कि अंडरस्टैंडिंग नीड्स, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, नीड्स को समझना पड़ता है। इसके अलावा हम इसको प्रोवाइडिंग सपोर्ट्स, यानी सपोर्ट को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। देन उसके बाद में इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़, यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं हर एक चीज़ों में, जैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो अगर एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, इंगेज्ड होंगे, तो हम उनको अच्छे तरीके से चांस, मतलब हम उनको अगर चांस देंगे तो वो अपने आप को अपनी ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे, यानी कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपना समझ करके काम करेंगे। ठीक है, देन इसके अलावा यहाँ पर क्या है, प्रमोटिंग वर्क लाइफ बैलेंस। तो इसमें क्या हो गया कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। देन कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, तो ये क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय इंगेजमेंट, इसको आप ध्यान रख लेना। ठीक है, देन अब आउटकम क्या है कि अगर हमारा एम्प्लॉय जो है वो अगर अपने काम में अच्छे से इंगेज रहेगा, अपना 100% देगा, तो इससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, हम बेटर रिटेंशन, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ है वो हमारी कंपनी में रुकेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स, हमारी जो भी गोल्स हैं उसको अचीव करने में हेल्प होगी। देन इम्प्रूव मोरल, जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं उसको देख करके क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे। इन्हेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर भी सेटिस्फाई होगी, क्योंकि अगर हमारा एम्प्लॉय सेटिस्फाई है तो वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएगा। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी एंड हाई प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो ये सभी आउटकम्स हैं एम्प्लॉय इंगेजमेंट के। अब देखो यहाँ पर क्या आता है कि वेज टू अचीव एम्प्लॉय एंगेजमेंट, किस तरीके से हम एम्प्लॉय एंगेजमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो इसमें हमको क्या करना होता है, लीडरशिप सपोर्ट प्रोवाइड करो, कम्युनिकेशन अच्छा रखो, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड प्रोवाइड करो, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, वर्क लाइफ बैलेंस दो, एम्पावरमेंट, इन्वॉल्वमेंट, टीम बिल्डिंग, फीडबैक। इस तरीके की कुछ एक यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर टैलेंट डेवलपमेंट की बात आती है। तो टैलेंट डेवलपमेंट का सिंपली मतलब क्या हो गया, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि अपने हम जो भी इंटरनल प्रोसेस, जो भी हमारे इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, हम उनको क्या कर रहे हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि वो एक तरीके से मैनेजर लेवल पे, मान लो लेबर की पोजीशन पर आए तो लेबर की पोजीशन से वो सुपरवाइज़र बने, सुपरवाइज़र से ठीक है वो और थोड़ा आगे बढ़ कर के कोई असिस्टेंट मैनेजर, देन मैनेजर की पोस्ट पर जाएं। तो इस तरीके से टैलेंट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हम उनको डेवलप कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में क्या है कि उसके में कौन कौन से इंक्लूड चीज़ें हैं, तो आइडेंटिफाई पोटेंशियल, ठीक है, उनको कॉन्टिन्यूअस लर्निंग कराओ, करियर डेवलपमेंट के ऑप्शंस प्रोवाइड करो, परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट करो, मॉनिटरिंग एंड कोचिंग, यानी कि सबको देखो सही तरीके से वो काम कर रहे हैं कि नहीं, अगर कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो उसको यानी एक मेंटोर प्रोवाइड करो। देन प्रमोटिंग अ लर्निंग कल्चर, यानी कि अपने कंपनी के अंदर लर्निंग कल्चर को भी प्रोवाइड करो। इसको छोड़ते हैं, अब देखो नॉलेज मैनेजमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर नॉलेज मैनेजमेंट का सिंपली मतलब क्या हो गया कि हमारे कंपनी के अंदर जो भी नॉलेज है उसको अच्छे तरीके से देखना कि क्या क्या नॉलेज है, और अपने नॉलेज को क्या है इस तरीके से शेयर करना। जैसे कि सपोज दैट कि जो भी हमारी कंपनी के अंदर क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि हर एक एम्प्लॉयज़ को पता होनी चाहिए। तो नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर हम यही बात करते हैं कि किस तरीके से वो नॉलेज जो है सभी एम्प्लॉयज़ तक फैले। तो यही इसमें अंदर हम बात कर रहे हैं कि इट्स लाइक कीपिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड नो हाउ इन वन प्लेस सो दैट एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन इजिली एक्सेस एंड यूज इट टू डू देयर जॉब बेटर। ठीक है, सबको सबके पास में वो नॉलेज पहुँचे, और इसके अगर सबके पास में नॉलेज होगा तो सभी लोग अपनी जॉब्स को बेटर तरीके से कर सकेंगे। तो इट्स अबाउट मेकिंग श्योर दैट वैल्यूबल नॉलेज डज नॉट गेट लॉस्ट एंड कैन बी शेयर्ड अमंग एम्प्लॉयज़, यानी कि आपकी जो भी वैल्यूबल इम्पॉर्टेंट नॉलेज है वो सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए और सभी लोगों तक शेयर होनी चाहिए, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो वो सक्सेस को अचीव कर सके। तो यहाँ पर देखो नॉलेज मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो नॉलेज मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों नॉलेज मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इफ़िशियंसी बढ़ती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज़ इजीली एक्सेसिबल, सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सकती है। ठीक है,
इनोवेशन हो सकता है, बेटर डिसीजन मेकिंग किया जा सकता है, सपोर्ट एम्प्लॉयज़ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, मिटिगेट रिस्क को कम किया जा सकता है, इनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है, देन इसके अलावा गेन अ कम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। ये सभी क्या है, नॉलेज मैनेजमेंट के यानी कि आउटकम्स हैं कि नॉलेज मैनेजमेंट अगर हम सही तरीके से करेंगे तो क्या क्या हमको रिजल्ट मिलेगा। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट। तो कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट का भी मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से जो भी आपकी योग्यता है, यानी कि अगर मान लो कि आपके पास में आप एक ऐसा ट्रेनिंग गए हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपके पास में कम योग्यताएं होंगी, बट अगर वो टाइम आपने स्पेंड किया 2-4 साल स्पेंड किए वहाँ पर उस कंपनी के अंदर, तो धीरे धीरे कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सीख जाओगे। तो कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट इज़ अबाउट हेल्पिंग एम्प्लॉयज़ गेट बेटर एट देयर जॉब, यानी कि वो किस तरीके से अपने जॉब के अंदर वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, इम्प्रूविंग देयर स्किल्स, नॉलेज एंड बिहेवियर। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग what skills are needed, figuring out where employees can improve and providing training and support to help them to do better। ठीक है, ये इसका मतलब ये हो गया। अब देखो यहाँ पर अप्रोच किस किस तरीके से हम कॉम्पिटेंसीज को डेवलप कर सकते हैं। नीड्स को आइडेंटिफाई करो, देन इसके अलावा एक्सेस स्किल्स को देखो, उसके अलावा यहाँ पर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करो, प्रैक्टिस करो, फीडबैक दो, लर्निंग को यानी कि लर्निंग को प्रैक्टिस लगातार होनी चाहिए, प्रोसेस को देखना चाहिए, एंड देन रिवॉर्ड का भी एफर्ट्स होने चाहिए, यानी रिवॉर्ड भी दो, अगर जो अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको भी रिवॉर्ड दो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब देखो किस तरीके से लीडरशिप टैलेंट, डेवलपिंग लीडरशिप टैलेंट, अभी इसके अंदर हम बात करते हैं, ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस यूनिट का। तो डेवलपिंग लीडरशिप टैलेंट क्या हो गया दोस्तों, ये इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी एम्प्लॉय है तो उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए विद द स्किल्स, क्वालिटीज़ एंड द माइंडसेट टू इफेक्टिव लेट द टीम्स ड्राइव ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस एंड इंस्पायर्स अदर्स, यानी कि हर एक जो भी बंदा है उसको क्या करना, उसके अंदर एक तरीके से लीडरशिप क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना। इसका मतलब ये होगा। तो किस तरीके से इम्प्रूव करी जा सकती है, पोटेंशियल को देखो कि कौन से बंदा है जिसके अंदर पोटेंशियल है, उसको ट्रेंड करो, उसको मेंटोरशिप प्रोवाइड करो, ठीक है, उसको असाइनमेंट्स उसको प्रोवाइड करो कि ये तुमको काम करना है। अगर वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो उसको फीडबैक प्रोवाइड करो, ठीक है, देन उसके साथ में कोलैबोरेट भी करो, यानी कि उसको सपोर्ट भी करो, ठीक है। तो ये हो गया डेवलपिंग लीडरशिप टैलेंट। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही शॉर्ट में मैंने बहुत ही जल्दी इसको आप लोगों को यूनिट 3 कंप्लीट करके दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 4 के ऊपर, एम्प्लॉयज़ रिटेंशन के बारे में। इसके अंदर भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।